बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। टेलीविजन सेट्स लगा लिए। वैसे सुबह सुबह क्या जरूरत होती है टीवी लगाने की, लेकिन चले लगा लिए तो अच्छी बात है। ये कहने का मतलब अच्छा मैं परेशान हुई हूं कि अपनी नौकरी के वाले से कह रहे भाई क्या हो गया। सुबह सुबह लगा लेते हैं, फिर इनको खबरें मिलती है, लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारी सियासत में कोई ढंग की बात तो होती नहीं है, या जलसे जुलूस है। बता चुको वो बाप। मैं हूं अरमान हसन और ये तो जब सियासत की बात होती है वो दिल जले आशिकों की तरह इमरान शुरू हो जाते हैं और फिर वो बात मैं थक गया हूं टिपिकल रोजाना खबरें दे के जंग जारी है, बयानात आ रहे हैं, मतलब मुल्क की तरक्की कब होगी। दिस इज द पार्ट ऑफ योर जॉब, खबरें देनी है आपको। इस काम मुझे आप और मजबूरी के साथ यू गेट पे फॉर इट। जनाब हमें खबरें तो देनी है, लेकिन स्टिल उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज अच्छा होगा। पॉलिटिकल हैपनिंग जैसे इमरान ने कहा कि बहुत अजीब व गरीब सी है और वाकई रोज एक बात है, कुछ ना कुछ आता है, फिर कुछ तकरीरें होती है, कुछ जलसे होते हैं, सही आता है और फिर हम वही डिस्कशंस करते हैं। लेकिन स्टिल मेक श्योर करेंगे जनाब कि आपकी दिन आपकी सुबह अच्छी हो। उसके साथ साथ ये भी आपकी दिन आपने बिलावल के साथ मेरी कल इमरान खान साहब बिलावल पे तनकीद कर रहे थे। अच्छा आप भी फंस गए। अच्छा चले जी, एक जो बड़ी जरूरी बात है जी शुरू में करनी है। एक तो हमने ये सोचा था कि बहुत हो गई टिपिकल बातें, सारा लाइट मोड पे आपसे गपशप के साथ हम प्रोग्राम का आगाज करें। दूसरा ये है कि आज पहली रात ऐसी थी जब मुझे कम से कम महसूस नहीं हुआ कि यू शुड हैव अ ब्लैंकेट और अ कोल्ट और इस तरह की, मतलब मौसम काफी हद तक तब्दील हो चुका है, लाहौर की हद तक तो हो चुका है। पेशावर से कल मुझे पता चला था, कल पेशावर में बारिश हुई थी और रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी अभी थोड़ी सी खुनकी है, लेकिन लाहौर में तकरीबन इट्स चेंज्ड। और सबसे बढ़कर बात यह कि गर्मी आने का अंदाजा मैंने इस बात से लगाया कि सुबह मेरे कमरे के अंदर चींटियां आ गई थी और ये मैंने गर्मी आने का अंदाजा लगा, बिकॉज गर्मियों की सबसे वर्स्ट बात यह है कि आपके घर में ना ये कीड़े मकोड़े और हसन सुबह से एक तजवीज मांग रही है कि इनको कैसे इस पे काबू पाया जाए। अगर आपको कोई सजेशन मिले तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे देखें, घर में चूंटियां ना आए उसके लिए क्या सजेशन। टीवी पे ये लोगों को बताते होते थे, हम लोगों से खैर जमाना तब्दील हो रहा है जी, इट्स ओके। उम्मीद के साथ कि आपका दिन अच्छा गुजरे और आपका स्टार्ट अच्छा हुआ है। आज भी हमारे पास प्रोग्राम के अंदर बहुत कुछ है। क्या क्या है, सबसे पहले 9 से 10 के बीच आपको दिखाते हैं आज की हेडलाइंस। तहरीक आदम एतमाद के बाद सियासी दर्जा हरारत आसमान पर। हुकूमत और अपोजिशन की दौड़ मजीद तेज। राबितों, मुलाकातों और दौरों का सिलसिला भी बढ़ गया। दावों और इल्जामात से भरपूर जवाब अल जवाब कॉन्फ्रेंसेस। अदम एतमाद पर वजीर आज़म पुर एतमाद, लेकिन लबो लहजा बरखिलाफ। कप्तान ने टारगेट सेट कर लिए। आसिफ जरदारी वजीर आज़म की बंदूक के निशाने पर। शाहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को जेलों में बंद करने की धमकी। बुज़दार सरकार की तब्दीली के लिए लंदन में सियासत। पीटीआई के नाराज रुकन अलीम खान आज जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे। ऑपोजिशन की अहम शख्सियत से भी मुलाकात का इम्कान। पाकिस्तान के पहले सिख पीएचडी होल्डर सरदार कल्याण सिंह कल्याण होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है। जी जनाब, एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे। अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहां से कहां गुजर गए। ये बात मैंने लिखी, मरियम नवाज साहिबा ने की। और जनाब ये शायराना तबसरा किया लीगी रहनुमा गमे जिंदगी के। मरियम नवाज ने वजीर आजम के दौरा कराची पर तंज करते हुए कहा कि तहरीक आदम एतमाद के बाद जो, अगर हम बात करें, मुल्की सियासत का जो पारा है वो आसमान पर पहुंच गया है। हुकूमत और अपोजिशन ने मेल मुलाकातों राबतों का सिलसिला भी तेज कर दिया है। गुज़िश्ता रोज वजीर आज़म इमरान खान 3.5 साल बाद अपने इत्तेहादी MQM के जो मरकज बहादुराबाद पहुंचे और मुलाकात की और उन्हें इत्तेमाद में लिया। इसके बाद गवर्नर हाउस कराची में वजीर आज़म ने GDA के रहनुमाओं समेत अरकान असेंबली से भी मुलाकात की, जबकि पार्टी के कारकुनों से भी खिताब किया। मुखालिफिन का लफ्जी रिमांड लिया। अपोजिशन रहनुमाओं को ताक कर निशाने लगाए। तहरीक एतमाद को अपोजिशन की सियासी मौत करार दे दिया। इन्हें जेलों में बंद करने की धमकी और वाजे किया
कि मेरे हाथों में जो जंजीर बंधी हुई थी अब वो खुल गई है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑपोजिशन जमातों ने भी तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी के लिए अगर कहा जाए तो राबते तेज कर दिए हैं। कब नहीं छोड़ेंगे वजीर आजम? जब वजीर आजम बनेंगे तब नहीं छोड़ेंगे। अब वजीर आजम तो है वो, अब कब नहीं छोड़ेंगे। इस्लामाबाद मुलाकातों का मरकज़ है जी, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में आपको बताएं तो उन्होंने सिराजुल हक साहब से मुलाकात की है, चौधरी शुजात ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है, चौधरी परवेज इलाही भी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। आज MQM पाकिस्तान का वफ्द रिपोर्टेडली आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करेगा। और कल वैसे MQM ने कहा था कि हमारे लिए ऑप्शंस ओपन हैं। अपोजिशन अब ये दावा कर रही है कि इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं और ये हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है, वेंटिलेटर के ऊपर है, जबकि वजीर आजम अब भी पुरएतमाद नजर आते हैं। और जिस चीज़ को पहले बैरूनी साजिश करार दिया जा रहा था कि वजीर आजम के खिलाफ शायद ये जो कुछ हो रहा है ये वजीर आजम के खिलाफ कोई बैरूनी साजिश है, कल उन्होंने इसे अपनी दुआ का नतीजा करार दिया। वजीर आजम ने कहा कि मैं इसके लिए दुआएं कर रहा था कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद है। खैर जुम्मे को लोयर दीर जा रहे हैं, इतवार को हाफिजाबाद में कारकुनों से वजीर आजम खिताब करेंगे, यानी कि उन्होंने अवाम के साथ जो एक राब्ते का सिलसिला है वो भी जारी रखा हुआ है। ये सारी सूरत हाल हमें किस जानिब लेके जा रही है और क्या इसका कोई हतमी नतीजा निकलेगा या नहीं, इसी पे हमने बात करनी है। और हमारे साथ इस वक्त आदिल शाह मौजूद हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, उनसे हम इस पे तज्जिया लेंगे। विद दैट हम लंदन से भी आपको अपडेट करेंगे आफ्टर अ वाइल कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, जो कि लंदन हमेशा जब भी सियासत का मरकज़ बनता है तो कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलता है। खैर येट आदिल इज़ विद अस, थैंक यू वेरी मच आदिल एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, सबसे पहले आदिल आप केल में ही है, कल तो एक भूचाल सा रहा और हम तो टेलीविजन स्क्रीन के सामने से हट नहीं पाए इस वक्त के क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और क्या चल रही हैं। जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मैं सबसे पहला सवाल आपसे वजीर आजम के एतमाद के हवाले से करूंगा। वो क्या एतमाद है जो वजीर आजम को अब भी इस बात पे जिसकी वजह से वजीर आजम को यकीन है कि उन्हें कुछ नहीं होने जा रहा और वो दोबारा से तमाम अपोजिशन को जेल में डालने जा रहे हैं। और कल बता दिया उन्होंने कि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे आसिफ अली जरदारी साहब टॉप पे हैं जिन्हें उन्होंने निशाना बनाना है। इस एतमाद की क्या वजह है आपके ख्याल में? देखिए, वज़ीर आज़म बज़ाहिर तो पुरएतमाद नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर पिछले एक वीक में उनकी जो 2-3 स्पीचेस हुई हैं उस पर अगर आप नजर डालें तो उससे आपको ये अंदाजा होता है कि वो बज़ाहिर पुरएतमाद लग रहे हैं, लेकिन अंदर से उन्हें पता है कि मामलात जो हैं वो काफी सीरियसली और बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस के। और मैं ये उन बेसिस पे कह रहा हूँ क्योंकि वो तो गवर्नमेंट में है, प्राइम मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट बड़ी पावरफुल होती है। वो जो भी पता करवाना चाहें कि कौन क्या खाता है, किस वक्त कहाँ जाता है, किससे मिल रहा है, किससे फोन पे बातें कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, ये बड़ा आसान होता है सिटिंग गवर्नमेंट के लिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि वज़ीर आज़म को अदम-ए-एतमाद की सीरियसनेस का अंदाजा नहीं है तो वो गलत होगा। और वो सीरियसनेस मैं किस चीज की बता रहा हूँ, ये जो हमें बज़ाहिर जो हम अपने शोज में और न्यूज में कहते रहते हैं फलां जाके इससे मिला उससे मिला, ये बातें हुई वो बातें हुई, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें होती हैं बज़ाहिर ऐसा नहीं है। मेरी पिछले 2 वीक में शहबाज शरीफ साहब से और मौलाना साहब से बड़ी तफसीली मुलाकातें हुई हैं और मैं उन बेसिस पे आपको कह रहा हूं कि वो जितने इस वक्त पुरएतमाद है और उनका जितना होमवर्क हो चुका है वो आपको वज़ीर आज़म की तकरीरों में रिफ्लेक्ट होता नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म जो चोर डाकू से लेके और मजाक उड़ा रहे हैं और मैं इनको बंद कर दूंगा, पिछले 3.5 सालों में वो मेरा ख्याल है कोई 350 दफा तो कह चुके हैं कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, ना जरदारी को छोड़ूंगा, ना नवाज शरीफ को छोड़ूंगा, ना मौलाना को छोड़ूंगा। उनके अजीब अजीब से वो नाम भी लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वज़ीर आज़म जो है वो अंदर से भी इतने ही पुरएतमाद है, और उसकी बड़ी वजह ये है कि पीटीआई के कम अज कम 20+ लोग जो हैं, MNAs जो हैं, वो वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम-ए-एतमाद का वोट देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अच्छा। और हुकूमत का जो ओपोजिशन का जो ये खबर है आपकी या तज्जिया? नहीं, ये मैं खबर की बेसिस पे आपको कह रहा हूं। और जो असल में ये हुआ ये था कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम जो है, इन्होंने आपस में होमवर्क ऐसे किया था कि इन्होंने डिवाइड कर लिया था। मौलाना साहब ने तकरीबन 4 के करीब ऐसे पीटीआई के MNAs हैं जो कि उनसे टिकट के वादे हुए या जैसे भी हुए, और इसके अलावा तकरीबन 7 के करीब पीपल्स पार्टी के पास ऐसे लोग हैं पीटीआई के MNAs, सिटिंग MNAs। अगेन
क्या उन्हें टिकट के वादे दिए गए, कुछ और मामला तय पाए, और इसी तरह 15-16 जो हैं वो कंफर्म लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के पास है। अच्छा, ऑफिशियली ये लोग आपको फिगर इसलिए नहीं देंगे, ना आपको नाम बताएंगे, ना लिस्टें देंगे, क्योंकि ये अपनी स्ट्रैटेजी फिलहाल खुफिया रखना चाहते हैं। लेकिन 190 उनका दावा ये है, कि 190 का फिगर तो हमारे पास पूरा हो चुका है और इसमें इत्तेहादी शामिल नहीं है। ठीक हो गया। आदिल, आप हमारे साथ मौजूद ही हैं, साथ आरिफ अनीस साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, हमें ब्यूरो चीफ हैं बरतानिया के, उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि लंदन के हवाले से कहा जा रहा है बहुत अहम मुलाकातें हैं जहां पर अलीम खान और जहांगीर तरीन तो मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन दीगर सियासी शख्सियात से भी मुलाकात के चांसेस हैं। आरिफ अनीस साहब, बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, आपको एक्सप्रेसो में खुशामदीद। जब भी हम सियासत की हलचल की बात करते हैं, पाकिस्तान में जब भी कोई एक भूचाल आता है तो उसका इम्पैक्ट यूके में, बरतानिया में भी आता है, और अभी इस वक्त वहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें भी होने जा रही हैं। सबसे पहले तो अलीम खान और जहांगीर तरीन की जो मुलाकात है, और उसके बाद कहा यह जा रहा था कि नून लीगी रहनुमा से भी मुलाकात जो है वो मुतवक्के है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बिल्कुल एक दफ़ा फिर लंदन शायद सुर्खियों में है, और गुज़श्ता 70 साल में बार बार हर 5-7 साल के बाद वो वक्त आता है जब लंदन शायद सुर्खियों की ज़द में आता है और पाकिस्तानी सियासत की डोरें वहाँ से हिलाई जाती हैं। एक दफ़ा फिर इससे मिलती जुलती सिचुएशन है। कुछ दिन पहले, तकरीबन कोई 8-10 दिन पहले, जब जहांगीर तरीन साहब यहाँ पे पहुँचे तो मैंने एक बहुत ही उनके क्लोज कॉन्टैक्ट से बात की। मेरा ख्याल ये था कि शायद उनके यहाँ पर आना मज़ीद किसी बड़ी सियासी तब्दीली का पेश खैमा है। तो मुझे खैर उन्होंने बड़ी संजीदगी से बताया कि नहीं, ये जो उनका विजिट है ये 100% मेडिकल बुनियादों पर है, क्योंकि वो शदीद तरीन ज़हनी तनाव का शिकार हैं। अच्छा। और बड़े उनको इमरजेंसी में आना पड़ा है यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन खैर वो ट्रीटमेंट हो गई और लगता यह है कि वो उस हवाले से क्योंकि फिर फौरी तौर पर जो मुलाकातें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और जिस तरह हमारे इल्म में है कि आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है अलीम खान उनकी मुलाकात के हवाले से, और साथ ही काफ़ी संजीदा जो ऐसे मैं खबरें ये कहूँगा, लगता यह है कि उनकी जो बड़े मियाँ साहब साथ मुलाकात है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस जुमे तक हो जाएगी। अच्छा। और जाहिर है कि ये मुलाकात जो है बड़ी हद तक जो मुमकिन आने वाली सियासत है उसके खदोखाल जो है वो तय करेगी। ठीक है। और आरिफ, इस बात का क्या इम्कान मौजूद है कि अलीम खान भी उस मुलाकात में मौजूद होंगे जो जहांगीर खान तरीन साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ हो सकती है मुतवक्के? जिस चीज़ के काफ़ी इम्कान है, उसकी रीज़न यह है कि चूँकि दोनों साइडों पर काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसमें वो नहीं चाहते कोई ग्रे एरिया छोड़ा जाए। तो लगता यह है जो संजीदा हल्के हैं जो अभी तक आज कर रहे हैं कि आरिफ, ऑडियो में कुछ ब्रेक है, थोड़ा सा तीनों मौजूद होंगे जी ताकि जो भी ठीक है। चलिए वी गेट बैक टू, थोड़ा सा ऑडियो में ब्रेक है, थोड़ा सा अपनी डिवाइस को मूव कीजिएगा ताकि सिग्नल्स बेहतर हो जाए। आदिल, आपने सुना आरिफ साहब ने जो हमें बताया कि जुमे तक एक्सपेक्टेड है कि जहांगीर खान तरीन साहब कैन मीट former Prime Minister Nawaz Sharif, so I think it can be the biggest development till now जो कि अभी तक सूरत हाल बनी है, और मेरे ख्याल में more alarming for Prime Minister इमरान खान। देखिए, मेरा तो अपना अंदाजा ये है और खबर की बुनियाद पे आपको कह रहा हूँ कि राब्ते तो ऑलरेडी मौजूद हैं तरीन साहब के और नवाज शरीफ साहब के। मुलाकात सिर्फ वो ऑप्टिक्स के लिए हो सकती है, जिसका मेरे ख्याल में फिलहाल इनको दोनों जानिब से जहांगीर तरीन साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी अवॉइड करना चाहेंगे। हो सकता है ये मुलाकात ये कैमरों के सामने भी हो जाए, हो सकता है आपको और हमें पता भी ना चले और उनकी ऑलरेडी मुलाकातें जो हैं वो हो गई होंगी। इंपॉर्टेंट जो मुलाकात है लंदन में वो अलीम खान और जहांगीर तरीन की होनी है कि पंजाब में क्या होने जाना है, क्योंकि देखिए असल गेम जो है वो मरकज में तो हो रही है, लेकिन मरकज से ज्यादा खतरा इस वक्त जो है वो पीटीआई को पंजाब में है, क्योंकि एक तरफ परवेज इलाही साहब हैं, दूसरी जानिब अलीम खान जो है वो भी वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। तरीन ग्रुप जो है वो अलीम खान को उस तरह उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम तो पिछले 2 सालों से तरीन साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन अलीम खान तो अभी उन्होंने इस्तीफा दिया सीनियर वजारत से और आके तरीन साहब के साथ बैठ गए, तो कुर्बानियां वगैरह जो हैं
वो तो हमने दी हैं। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही, चौधरी बिरादरान, बिल्कुल, आप जो ही इस पे आए हैं तो मैं जरा सवाल कर लूं। मेरा अगला सवाल इनफैक्ट यही था कि पिछले कुछ दिनों में चौधरी परवेज इलाही और चौधरी बिरादरान बहुत ज्यादा लाइमलाइट में भी थी, अभी भी हैं, लेकिन 2-3 दिन पहले जरा ये उरूज ज्यादा था और ज्यादा फोकस चौधरी बिरादरान पे था। लेकिन जब से अलीम खान साहब ने अपनी मूव की है उसके बाद चौधरी बिरादरान से थोड़ा सा फोकस मूव हुआ। जैसा कि आपकी अपनी ही खबर है, आप कह रहे हैं कि 190 का क्लेम ओपोजिशन विदाउट चौधरी साहिबान और इत्तेहादियों के कर रही है, तो अब क्या चौधरी साहब की उतनी इंपॉर्टेंस है इस सारे जोड़ तोड़ के अंदर जितनी पहले थी, या आपको लगता है कि नहीं, अलीम खान साहब के ग्रुप के आने के बाद या इमर्ज होने के बाद वो इंपॉर्टेंस नहीं रही? देखिए, हमें बाज़ औक़ात टीवी की खबरों से हट के थोड़ा सा अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को भी थोड़ा सा शार्पन अप करने की ज़रूरत होती है। और उसी बेसिस पे कल मेरी 2-3 लोगों से बात हुई कि जो टीवी से हमें रिफ्लेक्ट हो रहा था वो ये था कि चौधरी साहिबान ने देर कर दी है। लेकिन मेरी पीपल्स पार्टी के जराये से भी बात हुई, काफ लीग के जराये से भी बात हुई। जरदारी साहब और चौधरी शुजात की जो मीटिंग हुई है वो बड़ी कंस्ट्रक्टिव मीटिंग रही है और उसमें जरदारी साहब ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि चौधरी साहिबान आपने देर कर दी है। फिर कल राना सनाउल्लाह साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल देर नहीं की, हमारे दरवाजे अभी भी खुले हैं। और दूसरा देखिए, ये जो 190 का फिगर ओपोजिशन के टॉप टियर लीडरशिप या जराए हमें दे रहे हैं जो हमारी मुलाकातों में, तो उसमें तरीन साहब के जो हमख्याल ग्रुप के लोग हैं वो तो शामिल हो गए क्योंकि वो पीटीआई का हिस्सा है, लेकिन इसमें काफ लीग शामिल नहीं है। तो काफ लीग के जो जितने भी एमएनएज हैं मरकज में, वो इस वक्त भी ओपोजिशन की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ देखें जो हुकूमत अब मुख्तलिफ आर्टिकल्स का हवाले क्या, आप ये ऑर्डर जारी कर सकते हैं स्पीकर को कि जनाब पीटीआई के जो नहीं करेंगे असेंबली का सेशन, और अगर वो अटेंड करें तो उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। तो इस किस्म की भी बातें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में ओपोजिशन ये चाहेगी कि ऑल्दो उनका नंबर अगर 190 प्लस भी है इत्तेहादियों के बगैर, तो वो इत्तेहादी जो हैं अगर इनके साथ शामिल हो जाते हैं फिर तो द गेम इज ओवर, फिर तो नोश्ता दीवार बन जाएगा कि अदम एतमाद जो है वो मंजूर होगी। और इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 1-2 दिनों में एक ना एक इत्तेहादी जमात, काफ लीग के ज्यादा चांसेस हैं, और एमक्यूएम ये भी नो कॉन्फिडेंस का बाकायदा सपोर्ट का ऐलान कर दे। इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि काफ लीग के जराए ये कहते हैं, कल जो परसों जो विफाकी वजीर हैं तारिक बशीर चीमा, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, ये तारिक बशीर चीमा ने मुझे खुद बताया कि उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मैंने इमरान खान को बड़े दो टोक अल्फाज में ये बता दिया कि आपके अपने 15-20 लोग जो हैं अगर वो टूटने जा रहे हैं तो काफ लीग से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी सपोर्ट जो है नो कॉन्फिडेंस पे वो जारी रखेगी, क्योंकि हमें भी अपने मुस्तकबिल को देखना है, हमें भी अवाम में जाना है। आपने अभी बात की, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि उन्होंने खुद भी एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों से मुलाकात की, उसके अलावा काफ लीग से बजाते खुद जाके मिले अपने इत्तेहादियों से। लेकिन दूसरी जानिब आप बार बार हम अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप की बात करें, ओवरऑल वैसे भी उनकी जो प्रेजेंस है और जो उनकी इंपॉर्टेंस है वो भी अपनी जगह बरकरार है, और प्राइम मिनिस्टर के लिए उनको साथ लेकर चलना, और दो कि वो ये क्लेम करते हैं कि हम पीटीआई का हिस्सा हैं लेकिन हमारे कुछ इख्तलाफात हैं या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए इन तमाम लोगों को साथ लेके चलना और तरीके अदम एतमाद के हवाले से आप खुद भी कह रहे हैं कि इसके चांसेस हैं कि कोई भी इत्तेहादी जमात 1-2 दिन में क्लेम कर सकती है। तो ये जो चैलेंज है इसको केटर करने के लिए जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से उनके खिताबात हैं, कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है फर्दर आगे जाके, क्योंकि अभी बहुत क्रिटिकल दिन है। देखिए, बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस तो इमरान खान साहब खुद अपने आखिरी स्पीच में, इससे पहले कराची से पहले जो उन्होंने स्पीच की थी, उन्होंने कहा था माइंड गेम्स है और मैं माइंड गेम्स का माहिर हूं। तो आपको नजर तो आएगा कि वजीर आजम बिल्कुल पुरएतमाद है, लेकिन चैलेंज जो है वो इमरान खान की सियासी जिंदगी का और 3.5 साल में उन्होंने जो गवर्नमेंट की है सबसे मुश्किल तरीन चैलेंज है। और जो आपने तरीन और अलीम खान की बात की है, तो देखिए ये प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई बहुत बड़ा मार्का सर वो नहीं करेंगे कि अगर वो ये इंश्योर कर लें कि तरीन ग्रुप और अलीम खान उन्हें वोट दे, वो उनकी पार्टी का हिस्सा है। वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो अगर पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या जेयूआई के लोगों को कन्विंस करें और वो उनको वोट दे, वो उनके लिए गेन होगा।
इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो अपना घर है उसमें नकब लग चुकी है और उन्हें जो सबसे बड़ा चैलेंज है, देखिए इस वक्त तक किसी इत्तेहादी ने नो कॉन्फिडेंस की हिमायत नहीं की। वज़ीर आज़म के लिए इस वक्त चैलेंज जो है वो इत्तेहादी नहीं है, उनसे इत्तेहादी ये सवाल कर रहे हैं कि आपके जो अपने 15-20 लोग जो कि डिफेक्ट होने के लिए तैयार हो चुके हैं, और कुछ खबरें तो ये हैं कि उनसे ओपोजिशन वालों ने शायद इस्तीफे भी ले लिए हैं और उन्हें शायद आगे पीछे भी कर लिया है, ये भी कोई खबरें आ रही हैं, अभी मुसद्दिका नहीं है। लेकिन देखिए ओपोजिशन अगर पुरएतमाद है तो इसका मतलब कि उन्होंने अपनी 100% तैयारी पूरी कर ली है। और दूसरी जानिब ऐसा लगता है कि ओपोजिशन के पास खोने को कुछ है भी नहीं इन केस अगर उनकी ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती। साल बाद तो वैसे ही एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस ड्यू हैं, तो इसलिए इमरान खान साहब को ज्यादा परेशानी इस हवाले से होनी चाहिए। खैर चूंकि आरिफ मेरे साथ हैं, आदिल आपकी इजाजत से। आरिफ, एक तो ये कि दवाई का भी हमें जरा थोड़ा सा बताइए, नहीं हुई अभी पूरी नवाज शरीफ साहब की, अब आई जाएं या सियासत के रंग बदलने का और ढंग बदलने का वेट कर रहे हैं? कुछ ऐसी खबर भी है कि एक बीमार तो जहांगीर तरीन साहब हैं जेन्युइनली, दूसरे नवाज शरीफ साहब हैं, वो भी होंगे एज पर मेडिकल रिपोर्ट्स, तो वापस आने का क्या प्लान है उनका? इस हवाले से भी कुछ अहमगोइयां हैं लंदन में? जी बिल्कुल है, बल्कि ये तकरीबन 2-1 महीने पहले भी मैंने इस हवाले से न्यूज़ दी थी कि बड़ा सीरियसली कंटेम्पलेट कर रहे हैं मियां साहब वापस आने के हवाले से, लेकिन उसके जो मुनासिब तरीन वक्त है उसका इंतजार किया जा रहा था। और लगता यह है कि सितारों की चाल जो अभी मौजूदा सिचुएशन है, शायद यही मुनासिब तरीन वक्त ऐसा है जब ऐसा मुमकिन हो सकता है, जब पंजाब में तब्दीली आ जाती है, तब्दीली आ जाती है। मेरे ख्याल में मियां साहब will be one of the first major political figure to move from London. Similarly, जो उनके बहुत ही करीबी साथी हैं इसाक डार साहब, वो भी बहुत नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। और जो मेरी खबरें उनके हिसाब से 3 साहब के साथ जो मामला तय कर रहे हैं उन्हें वो काफी तरह का वही कर रहे हैं। ठीक है आरिफ अनीस, थैंक यू वेरी मच। ने हमें लंदन से ज्वाइन किया। आदिल शाहजेब सीनियर साफ़ी और तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था और वो भी अपना तज्जिया हमारे सामने रख रहे थे। एज़ पर आदिल न्यूज़ उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 190 का फिगर ओपोजिशन इस वक्त क्लेम कर रही है, अदर देन इत्तेहादी जो कोalition पार्टनर्स हैं हुकूमत के, उनके अलावा उनके पास मौजूद हैं। और अगर ये नंबर्स हैं तो फिर तो वज़ीर आज़म के लिए घबराने से आगे की बात है। लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर ने अपने अब जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो बताई है कि इन केस अगर ये तहरीक कामयाब या नाकाम होती है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे। तो उन्होंने फिर कल कहा कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनके पीछे आऊँगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब एक बार फिर एक एक्सप्रेसो हीरो से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के मेहमान मुख्तलिफ शोबों से हमारे इस शो में शामिल तो होते हैं, लेकिन आज हमने एक और बड़ी दिलचस्प और मुख्तलिफ पहलू से मुमताज़ शख्सियत को अपने प्रोग्राम में बुलाया है। ये पाकिस्तान के पहले सिख हैं जो कि जिन्होंने PhD की डिग्री हासिल की है। कल्याण सिंह कल्याण जी इनका नाम है और पंजाब यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हैं। इससे पहले इन्होंने MPhil भी पंजाबी में किया और फिर इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। जो इनका थीसिस था इसके ऊपर, जिस पे मकाला इन्होंने लिखा है, वो है बाबा गुरु नानक जी की जो तालीमात हैं और इंसान दोस्ती, इनका क्या ताल्लुक़ है और इसकी क्या लवाजमात हैं, इस पर कैसे काम किया जा सकता है और बाबा गुरु नानक की शख्सियत के अच्छे पहलुओं को अपनाकर कैसे इंसान दोस्ती को फ़रोग़ दिया जा सकता है। कुछ इस किस्म की इनकी तहरीर है, थीसिस है, इसी पे इनसे बात करेंगे। आज हमारे साथ एक्सप्रेसो में मौजूद हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद PhD मुकम्मल करने के ऊपर, और आपका थीसिस का जो मुकाला जिस पर हम बात कर रहे थे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़रूरी भी है। सबसे पहले तो अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बताएं कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से पहले MPhil भी किया, PhD भी की और उसके बाद फिर आपका जो थीसिस था उसको आपने किस तरह से फोकस किया? जी शुक्रिया सबसे पहले आपका। और मेरा ताल्लुक़ जो है वो सिख मज़हब के बानी श्री गुरु नानक देव जी की जो जन्म स्थान है वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं उस मिट्टी का हमेशा कर्जदार रहा हूँ। और वहाँ पे होने की वजह से इसलिए मैंने जो मेरे उस्ताद इकराम ने उन्होंने भी कहा कि इसके अलावा जो आपकी मिट्टी में आपके खून में ये समाया हुआ है तो ये आप ही इस पे काम कर सकते हैं।
तो आफ्टर 47 हमारे यहाँ जो दूसरे मज़हब के बानी हैं वो तकरीबन गायब ही हो चुके हैं। हालांकि ये धरती भी उनकी थी, यहाँ पे बुद्ध मत, हिंदू मत, जैन मत और सिख मत ने जन्म लिया है। ये इतनी खूबसूरत धरती है कि यहाँ पे तमाम मज़हब की जो मेन प्लेसेस हैं वो यहाँ पे हैं। लेकिन जो आस्ता आस्ता हमारे माशरती रवैये में जो बिगाड़ पैदा हुआ उसकी वजह से अब वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मुझे बहुत अच्छे असातिज़ा मिले, मेरे माँ बाप की दवाएं थी मेरे साथ, और मैंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस चीज़ को मुतारफ़ कराया, दोबारा रिवाइवल हुआ एक किस्म के गुरु नानक साहब की तालीमात का, उनकी हयात का, कि करतारपुर कॉरिडोर के बाद एक मौका मिला तमाम दोस्तों की तरफ से कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने कोशिश की है कि उस मिट्टी का कर्ज भी अदा कर दिया और साथ में ये कोशिश की कि जो हमारे यहाँ दोबारा रिवाइवल आने वाली नस्लों को बताना होगा कि हमारे हमारे दीन के जो मेन जो बुजुर्गान दीन थे और उसके अलावा गुरु साहिबान थे, उसके अलावा भगत बहुत बड़ी तादाद थी इस खित्ते में, इस कल्चर में जो भगती लहर की समाई हुई है। उसके बाद हम एक लहर ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ इनकलाबी लहर भी आई है, वो इनकलाब हम वारिस शाह और बुल्ले शाह को करार देते हैं। हम हर मज़हब को, जब भी हम यहाँ पे मज़हब की बात करते हैं ना, तो हम उसको सिर्फ इस्लाम और गैर इस्लाम के तनाजुर में तो देखते हैं, हम उसकी बुनियादी तालीम के तनाजुर में नहीं देखते। मुझे ऐसा लगता है, आपने चूँकि PhD की है, बाबा जी गुरु नानक को आप बहुत बेहतर समझते और पढ़ते हैं। कोई भी मज़हब है उसकी बुनियादी तालीमात एक ही हैं। एतक़ाद के अंदर या मानने के मुख्तलिफ तरीक़ों के ऊपर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो बुनियादी तालीमात जिसमें ख़ास तौर पर इंसानियत के हवाले से है, वो चाहे इस्लाम है, चाहे सिख मज़हब है, क्रिश्चियनिटी है, कुछ भी है, उसमें वो तालीमात सेम है। मैं चाहता हूँ आपके होने से फ़ायदा उठाते हुए इंसानियत के लिए बाबा गुरु नानक ने जो उनकी जो तालीमात हैं, जो उनके पैगामात हैं, वो अगर आप कुछ हमारे सामने रखें कि उनकी ज़िंदगी क्या मैसेज देती है इंसान को, कैसे आप इंसानियत और इस माशरे को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अपने थीसिस में, इससे पहले मैं डिस्कस ये करूँगा कि जो हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट के रिलीजन्स है, जैसे सनातन धर्म है, उसे हम नया नाम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें इतनी खूबसूरती है, मैंने इससे पहले नहीं पढ़ा था। इतनी इंसान दोस्ती है। ये जो हम देखते हैं कि ये कॉस्टों में बटा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके मज़हब में। वेदें जो हैं प्यार, मोहब्बत और इंसानियत का दर्स देती हैं। इसके बाद आप देख लें कि बुद्ध मत, ये मेरे पहला चैप्टर है, तो बुद्ध मत को देख लें तो वो तो पाँव में भी रुई पहनते थे ताकि कीड़ा ना मर सके। तो ये हमारे यहाँ ये कंसेप्ट था, बहुत स्ट्रांगली कल्चर में भी ये था। फिर जैन मत का भी इतनी खूबसूरत तालीमात है। इस तरह फिर इस्लाम आया इस खित्ते में 7वीं सदी के बाद 8वीं सदी में, तो उनकी तालीमात बहुत खूबसूरत थी। ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गैर मुस्लिम औरत अपनी जो थी ना, अपने बेटे की तलाश में, उसकी चुन्नी गिर गई थी, उसकी चादर गिर गई थी, तो आपने अपनी चादर उतार कर उस काफिर औरत के सर पे दे दी कि जो औरतें होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, वो सबकी बराबर होती हैं। तो ये इस्लाम की वो खूबसूरती थी। और उसके बाद गुरु नानक देव जी की जो तालीमात थी कि वो इक्वालिटी पे थी, मसावात पे थी, और उनमें वो जो तमाम मज़ाहब के आस्ता आस्ता पैरोकार जो है वो बट गए थे, तो उनको एक जा करने के लिए करतारपुर जो है वहाँ पे उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई। ये करतारपुर जो आज अमन की कॉरिडोर देख रहे हैं, ये एक यूनिवर्सिटी है। इसमें तमाम जो हमारा क्लासिकल अदब था सब कॉन्टिनेंट का, वो वहाँ पे जमा किया गया। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात ये तो इसमें तो देखते हुए, जैसे हम अक्सर मजहबी हमआहंगी की बात करते हैं, लेकिन अफसोस वो खबर की हद तक ही हम रखते हैं। माशरों को बेहतर बनाने के लिए, ताल्लुकात, प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। तो करतारपुर से बतौर यूनिवर्सिटी भी हम एक फ़ायदा उठाया जा सकता है। वहाँ पे अगर एक यूनिवर्सिटी बना दी जाए और दोनों अतराफ से तलबा वहाँ पे जाएँ, और लाजमी नहीं कि वो सिख मज़हब के ही हों, आपके ख्याल में एक अच्छा आइडिया हो सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है। और हम सब कॉन्टिनेंट में प्यार और मोहब्बत और अमन की बात जो हमने शुरू किया है करतारपुर कॉरिडोर से, तो ये एक यूनिवर्सिटी का काम भी हमें दे सकता है। यहाँ पे दूसरे मज़ाहब के लोग आके रिसर्च करें कि पंजाब जो था शऊरी तौर पर इतना अमीर कैसे था,
पंजाबी जो एक वक्त था कि 78% एजुकेशन जो थी यहाँ पे थी, अब कम क्यों हो गई है? तो हमें ये सोचना होगा, और इसके लिए हमारी सबसे बेहतरीन जगह ये है कि हम यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, और ख़ास तौर पे जो हमारे बुजुर्गान दीन हमें छोड़ के गए हैं, जो हमारे गुरु साहिबान हमें छोड़ के गए हैं, उन पे अमल दरामद किया जाए। बहुत शुक्रिया कल्याण सिंह, आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक्सप्रेसो का हिस्सा बने और इतनी खूबसूरत आपने बातें की। चाहे जो भी रिलीजन है, जिसके भी मुताबिक हम बात करें, लेकिन स्टिल जो इंसानियत के हवाले से तालीमात हैं इन बुजुर्गान की, वो ऑब्वियसली हम सबको उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, और यही एसेंस है, यही खूबसूरती है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। आज हमने आपको इंट्रो में बताया था कि आज वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है। जब हम एक इंसानी जिस्म की बात करते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंस है किडनीज़ की, वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ख़ास हिस्सा है। अच्छी सेहत के लिए जो आपकी किडनीज़ है, उनकी हेल्थ अच्छी होना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों को कोई ना कोई इशू होता है और जिसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं। गुर्दों की जो बीमारी है वो बहुत जानलेवा भी साबित हो सकती है। पाकिस्तान में हर साल 24 लाख से ज़्यादा अफराद गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर अपनी जान की बाजी हार बैठते हैं। पाकिस्तान में भी अगर बात करें तो दिन ब दिन गुर्दों के मरीजों में इजाफा होता चला जा रहा है, और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1,70,00,000 से ज़्यादा अफराद गुर्दों के अमराज का शिकार है। आज चूँकि वर्ल्ड किडनी डे है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सकलैन हैदर मौजूद हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है नेफ्रोलॉजी के। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और सब आपका शुक्रिया, आपने आज के दिन में हेल्थ के ऊपर ये जो सेगमेंट रखा है, इस दिन के हवाले से डॉक्टर साहब, बड़ा ज़रूरी होता है अपनी सेहत के हवाले से, अपने ऑर्गन्स की सेहत के हवाले से अवेयर होना। सबसे पहले तो आज के दिन का पर्पस ये है कि अवेयरनेस हो लोगों को। हमें ज़रा इम्पोर्टेंस बताएं, हमारी बॉडी में जो किडनीज हैं, इनकी इम्पोर्टेंस बेसिकली क्या है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं? जी अर्मला, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, और उसी से आपके इंट्रोडक्शन से ही ये बात वाज़े हो जाती है कि जो किडनीज यानी कि गुर्दे जो हैं, ये कितने अहम अज़ा हैं हमारे जिस्म का, और इसका बर्डन पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कितना बढ़ता जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 950 मिलियन के करीब इस वक्त पूरी दुनिया में गुर्दे की मुख्तलिफ बीमारियों के मरीज़ मौजूद हैं, और अगर आप इसको देखें तो ये दुनिया की आबादी का 10%, यानी कि 10% लोग इस डिजीज़ में। पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह आपने बताया, रफली अंदाज़ा लें तो 2 करोड़ के करीब, यानी कि इसको मैं अगर ऑडियंस के लिए आसानी बताऊं तो पाकिस्तान में हर 7वां या 8वां शख्स गुर्दे की किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। और जिसमें आप देखें कि सालाना 25,000 के करीब अमवात, और पाकिस्तान 2040 में या 2020 तक ये ज़्यूम किया जा रहा है कि टॉप 5 कंट्रीज़ में आ जाएगा अगर ये शरह इसी तरह बढ़ती रही। इसलिए जो वर्ल्ड किडनी डे का थीम है या मकसद है पूरी दुनिया में, आज के दिन में पूरी दुनिया में एक कैंपेन चलाई जाती है ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाए। हर साल एक थीम मिलता है। इस दफ़ा थीम यह है कि किडनी हेल्थ फॉर ऑल, लेकिन उसके आगे ये दिया गया है कि जो ब्रिज है, जो ब्रिज यानी गैप है बिटवीन डॉक्टर, नर्सेज, पेशेंट एंड जनरल पब्लिक, इसको कम किया जाए। मकसद क्या है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने पेशेंट को गाइड करना है, नर्स है उसने अटेंड करना है, उसको भी अवेयरनेस होनी चाहिए किडनी डिजीज़ के बारे में, तब वो पेशेंट को गाइड करेगी। अच्छा, पेशेंट तक बात ख़त्म नहीं होती, पेशेंट से आगे उसकी जो फैमिली मेंबर है, असल लैक वहाँ पे आता है। हमें फैमिलीज को भी अवेयर करना है, रिश्तेदारों को अवेयर करना है। तो तब ये मकसद हमारा अवेयरनेस की हम अगर बात कर रहे हैं तो किस चीज़ को हम गुर्दों की बीमारी समझें? ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि गुर्दों को ख़राब करती है, और ऐसे कौन सी अलामात है जिनको हम गुर्दों की बीमारी समझें? क्या गुर्दे हमारे आपका बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इससे पहले जो अर्मला का क्वेश्चन था उसको इसी के साथ जोड़ देता हूँ कि गुर्दों का जो फंक्शन है, जिस्म में से तमाम जो पानी का इखराज है, जितनी ज़रूरत है वो रिटेन हो जाएंगे। खून बनाने में 25% किरदार, हड्डियों का जो मेटाबॉलिज्म है कैल्शियम फास्फोरस का गुर्दों के मुतल्लिका, मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं जो हमारे काम इसमें आते हैं, नमकियात के जितना बैलेंस है, अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें। अब बात है कि वजूहात क्या हैं। सबसे बड़ी वजह पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी डायबिटीज, शुगर जिसको हम कहते हैं। दूसरी बड़ी वजह जो है वो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाना।
तीसरी वजह गुर्दे की कुछ अंदरूनी बीमारियां जिसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। चौथी वजह इसकी गुर्दे में पथरी का बन जाना। और पांचवी वजह जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में टॉप पे किसी वक्त आ जाएगी, दवाइयों का गैर जरूरी इस्तेमाल, जिसमें पेन किलर एनसेड्स ग्रुप एक खास तौर पर है, हर कोई बंदा उठाता है। और मैं अक्सर अपने टीवी प्रोग्राम में ये बात करता हूं कि पाकिस्तान का हर घर मिनी मेडिकल स्टोर है। सेल्फ मेडिकेशन, फिर कुछ मरूसी बीमारियां हैं जिस तरह थैलियां बन जाना। तो ये सबसे बड़ी वजूहात हैं जो 5-6 हैं। लेकिन इसके साथ बड़ा अहम चीज ये है कि हमें मालूम कैसे हो सिम्टम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों तक पहुंचना। अब मैं चंद एक सिम्टम्स बताऊंगा, तो नाजरीन के लिए ये बात है कि इनमें से कोई भी सिम्टम किसी छोटे बड़े बच्चे रिश्तेदार को देखें तो फौरी तौर पर अलर्ट हो जाएं। सबसे पहले जब आप सुबह सोकर उठते हैं और अगर आपके चेहरे पे खसूसन जो आंखों का निचला हिस्सा है वहां पे सोजिश, सोज हो, आपकी टांगों को आप दबाएं और वहां पे सोज हो, पेशाब हम करते हैं तो थोड़ी सी जाग बनती है, विद इन फ्यू सेकेंड्स वो वहां से खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो जाग का बनना बहुत ज्यादा है और वो जाग वहां पे स्टे की हुई है तो ये पहली अलामत है कि गुर्दे के फिल्टर डैमेज हो गए हैं। प्रोटीन का इखराज शुरू हो गया है। और इमरान, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये बताऊं कि यहाँ पे सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं। अच्छा, मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना क्योंकि ये बड़ी अर्ली स्टेज है। तो जब कभी भी आपको पेशाब में बहुत ज्यादा जाग बननी शुरू हो जाए, अलर्ट हों और अपने टेस्ट कराएं। अगली बात यह है कि आपको भूख में कमी हो जाना, मतली वाला दिल होना, सांस का फूलना, ये सारी चंद एक अलामात हैं कि अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि मुझे खुदा ना खास्ता कोई गुर्दों के मुतल्लिक प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपने ये सिम्टम्स बताए, प्रिवेंशन क्या हो सकती है हम किडनी के इन सारी अलामात की नौबत ही ना आए अव्वल तो, और फिर इसका क्योर आफ्टरवर्ड्स हम जाएंगे कि इसका इलाज क्या बहुत मुश्किल होता है, पॉसिबल होता है, क्या मामला था इसमें? जी, इससे पहले क्योंकि हमने सिम्टम्स की बात की तो 4 टेस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि जो कि लोगों को करा के अपनी स्क्रीनिंग। अच्छा, यहाँ पे बड़ा एक मिथ है, हम ये समझते हैं कि जिसको मसला है वही टेस्ट कराए। आज के दिन के हवाले से हमारा पैगाम ये है कि हर सेहतमंद बंदे को ये 4 टेस्ट जरूर कराने चाहिए साल में एक दफा। ठीक है। यूरिन कंप्लीट टेस्ट, ये नाजरीन नोट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद किडनी फंक्शन का टेस्ट है जिसे हम यूरिया क्रेटिनिन ये खून में हम चेक करते हैं। ठीक है। इसके बाद एक अल्ट्रासाउंड है जो आपको स्ट्रक्चर, पथरी या किसी भी बारे में मालूमात दे सकता है, और एक कंप्लीट ब्लड जिसे हम सीबीसी कहते हैं। अब आप ये देखें, बिल्कुल सादा तरीन टेस्ट हैं और बहुत महंगे नहीं हैं। हम हजारों अपने कपड़ों पे, खानों पे लगा देते हैं। साल में एक दफा अगर कोई हेल्दी भी और जिसको खास तौर पर कोई प्रॉब्लम भी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर, उनके ऊपर तो वैसे ही फर्ज है, तो ये चीजें होनी चाहिए। अब अगली बात ये है कि हमें प्रिवेंशन या अपने किडनीज को कैसे बेहतर रखना है। मैंने 6 वजूहात गिनाई हैं आपको जी। सबसे पहला काम तो यह है कि चूंकि दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज किस चीज के हैं, शुगर के, तो शुगर का कंट्रोल सबसे पहली बेसिक इसकी प्रिवेंशन है। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है कुछ भी नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है कुछ भी नहीं है। अगली बात यह है कि इस वक्त टोबैको यूज, तंबाकू नोशी से आप परहेज करें। तीसरी बात यह है कि अगर आप अपने आप को कम उम्र में, यंग एज 30 से नीचे किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको किडनी की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। तो ये चंद एक चीजें हैं कि जिस पे तो जो करनी चाहिए। लेकिन लास्ट मैसेज यहाँ पे जरूर देना चाहूँ कि सेहतमंद मुआशरा ही सेहतमंद पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। टाइम कम फॉर अ शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक को लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ये से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। दूसरे हिस्से में भी हमारे पास आप के लिए ऑब्वियसली इन्फॉर्मेटिव बहुत कुछ होगा, लेकिन एक चीज़ जिस पे हमने इन डिटेल्स भी बात करनी है वो लंपी स्किन की बीमारी है जो कि इस वक्त कराची में बहुत ज़्यादा, सिंध में बिलूम और कराची में बिलखुसूस बहुत फैल रही है। रिपोर्टली 20,000 से ज़ायद कैटल जो है वो इससे मुतासिर भी हो चुके हैं। इस पर हमने इन डिटेल भी बात करनी है। विद दैट प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके लिए क्या होगा वो हमने आपको दिखाना है आज की एक्सप्रेसो हेडलाइंस। कराची समेत सिंध भर के जानवरों में जिल्द की बीमारी तेजी से फैलने लगी, आवाम में तशवीश बढ़ने लगी। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हमना खालिद मुलाकात करवाएंगी चेयरमैन कौमी कमीशन बराए वक़ार निस्वां नीलोफर बख्तियार से।
इंटरनेट इस्तेमाल करने के 3 दर्जे। तीसरा दर्जा बीमारी जानिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी। आपको अंदाजा हो गया होगा कि दूसरे आवर में भी हमारे पास बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन अब बारी हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी की, जिसमें हमना खालिद आज मुलाकात करवा रही हैं नीलोफर बख्तियार साहिबा से। तो देखते हैं क्या बात की उन्होंने कॉफी के कप में, ओवर अ कप ऑफ कॉफी में। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में आज हमारे साथ है नीलोफर बख्तियार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे इसलिए पूछूंगी, जब मैं स्टेयर से एंटर होती तो मैंने बड़ा देखा NCSW एब्रीविएशन। मैंने कहा मैं आपसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मुझे लगता है अभी तक ना इतनी अवेयरनेस नहीं आई, और मेरे ख्याल में आपने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगी किससे स्टैंड करता है और ये कौन सा इदारा? NCSW का मतलब है नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन, और ये कौमी कमीशन बराए वकार निस्वा। अच्छा, वकार निस्वा। हाँ, तो ज़रा मुश्किल लगता है उर्दू में, लेकिन काम भी बहुत मुश्किल है। जैसा नाम है वैसा काम है। और 18वीं तरमीम के बाद ये बहुत एक मुश्किल और अहम अदारा बन गया, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ख़वातीन का जो सब्जेक्ट था वो डिवॉल्व हो गया और सूबों में चला गया। तो अब सूबों में जो हमारी ख़वातीन की वजारतें हैं, अनफॉर्चुनेटली वो अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ज़्यादातर सूबों में है ही नहीं। बिल्कुल, विमेन डिपार्टमेंट्स हैं। तो डिपार्टमेंट और वजारत में बहुत फ़र्क होता है काम का और स्कोप का। तो हमारे पर जिम्मेदारी ज़्यादा पड़ गई मरकज़ में, क्योंकि हम एक वजारत तो नहीं है, लेकिन लोगों की उम्मीदें हमारे से वही हैं। तो हमें पाकिस्तान के हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में जहाँ जहाँ औरतें हैं वहाँ तक पहुँचना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर श्योर अभी वुमेन्स डे भी गुजरा, तो आप किस हद तक औरत मार्च को सपोर्ट करते हैं? देखिए, औरत मार्च को तो मैं इसलिए सपोर्ट करूंगी कि जब से मैंने होश संभाला, मतलब कॉलेज के डेज से, अर्ली मतलब है जो कॉलेज होता है और सीनियर डेज ऑफ स्कूल होता है, उससे मैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रही हूँ। और शायद ही कोई साल ऐसा होगा जब मैंने इस जद्दोजहद में हिस्सा ना लिया। आपके बारे में पढ़ी थी तो मैंने देखा कि आपने मास्टर्स शायद यूएस से किया बाहर से। तो विमेन राइट्स की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, कंपैरिजन करें हमारी औरतों का यहाँ पाकिस्तान में और एज़ कम्पेयर वेस्ट, तो आपको लगता है जो राइट्स, जो इख्तियारात उनके पास हैं, वो क्या हमारे पास इक्वल हैं या बहुत डिफरेंस है विमेन से? देखो, तज़ाद तो बहुत है, और मैं बहुत अर्ली एज में बाहर पढ़ने जब गई तो मुझे बड़ा एक वास्ट डिफरेंस रखा, और यही वजह थी कि जब मैं वापस पाकिस्तान आई पढ़ के, तो मैंने सोचा कि मैंने यहाँ के हालात बदलने, और उस वक्त से सर फेंक के लगे हुए हैं गली कूचों में पाकिस्तान के, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत पेशरफ्त है। देखिए, मैं मायूस नहीं हूँ, मैं समझती हूँ कि जो काम आज पाकिस्तान में औरतों ने कर दिखाया है, और इसमें मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, मैं ये नहीं क्रेडिट लूँगी कि सारा काम हमारी हुकूमत ने किया है, लेकिन देखिए कल 8 मार्च को जेंडर एक्शन प्लान लॉन्च किया है प्लानिंग कमीशन ने, और हमारे कमीशन ने इतना बड़ा एहतमाम किया ख़वातीन का, और हमने बताया कि आज पाकिस्तान आर्मी में एक 3 स्टार जनरल है। आयशा साहिबा मलिक साहिबा जो अपॉइंट हुई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली जज हैं। तो इतनी सारी प्रो लेजिस्लेशंस विमेन के बारे में आ गई हैं। हमारी लेजिस्लेशंस के लिए मुझसे कुछ मुल्कों ने पूछा है कि हमें बताएं, हम उनसे सीखना चाहते हैं, दे आर बेस्ट प्रैक्टिसेस। बिल्कुल। तो बहुत सारे काम हुए। एज अ सोशल वर्कर यू स्टार्टेड, किस तरह की स्ट्रगल और किस तरह की हर्डल्स आपने देखी? देखो, हमने वो बड़े पुराने वक्तों की बात है जब हमने ये स्ट्रगल शुरू की, क्योंकि तब तो ये कॉन्सेप्ट शायद विमेन्स के लिए तो अच्छा फर्क थे। बिल्कुल अच्छा, ये असेंबली के बाहर हम हदूद लॉज की रिपील के लिए प्रोटेस्ट करते थे, तो यकीन करो हर जुलूस के बाद वो हमें थाने बंद कर देते थे, और अक्सर 8 मार्च का जो एंड होता था वो थाने में होता था हमारा।
हम असेंबली के बाहर खड़े होते थे, हम भी बाज नहीं आते थे, कभी टीयर गैस फट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और जब वाले छुड़ाने आते थे तो बहुत खफा होते थे, क्योंकि मेरे वालिद एक फौजी थे, मेरे भाई फौजी, तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि बहन थाने में बंद हुई हुई है और लाठी चार्ज हो रहा है। अच्छा, अगर ये मैं आपकी स्ट्रगल पूछूं कि ऑब्वियसली हर फैमिली ये चाहती है कि यार ऑब्वियसली फादर इज फ्रॉम आर्मी, तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा सब पढ़ें और देन अच्छी या जॉब करें या बस शादी और दैट्स इट। ये मतलब एक हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट है, हमारा माशरा ऐसा है कि लड़कियों का माइंड सेट यही बनाया जाता है कि भाई आपने बस पढ़ना है और यू हैव टू मूव नेक्स्ट फैमिली, दैट्स इट। तो फिर आपने जब ये टोटली इतना बड़ा सा यू टर्न लिया तो किस तरह की स्ट्रगल आपने फेस की? मुश्किल था, इतना आसान नहीं था, क्योंकि देखो ना मेरे वालिद का ताल्लुक भी अब तो हयात नहीं है वो अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उनका ताल्लुक एक बैकवर्ड एरिया, एक छोटे से गांव से था। सरगोदा के पास जोराबाद है, और जोराबाद से के अंदर एक छोटा सा गांव है हडाली, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। अब उस गांव के एक बच्ची 19 साल की उम्र में मैंने स्कॉलरशिप लिया और मैं पढ़ने के लिए बाहर जब चली तो वो तो लोग बेहोश हो गए गांव में, ये क्या तमाशा है। और मेरे वालिद के लोगों ने बड़ी मुखालफत की, लेकिन मेरे वालिद ने कहा मेरी बच्ची लायक है, पढ़ना चाहती है, मैं इसको नहीं रोकूंगा। सिर्फ एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं भेज तो रहा हूँ, ये याद रखना कि अगर तुमने ख़ानदान का नाम ऊंचा किया तो फिर और बच्चियां पढ़ने जाएंगी, और अगर तुमने नहीं किया, कुछ गड़बड़ की, तो फिर आइंदा कभी कोई बच्ची नहीं जाएगी। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो आज तो मेरे ख़ानदान की एक क्या कई बच्चियां पढ़ रही हैं, मेरी अपनी बेटी पढ़ के आई है बाहर से। और देखिए रास्ता खुलना होता है, तो somebody has to break the glass ceiling, तो वो एक मुश्किल काम होता है, लेकिन मेरे वालिद की मुझे बहुत सपोर्ट है। अच्छा, अगर मैं NCSW की आपसे बात करूं तो बेसिक आप लोगों का टारगेट क्या है? मतलब इस ओहदे में आप बेसिकली किस चीज़ों को विमेंस की, विमेंस एम्पावरमेंट की या विमेन स्टेटस, हेल्थ, विमेन राइट्स में क्या है आप लोग बता दें। देखिए हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्लान, हमने 3 साल का विजन अभी कोई 15 दिन पहले अपना फाइनलाइज किया है, लॉन्च कर दिया है। उस प्लान में नॉर्मली तो हमारे पास होता था वायलेंस, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है। लेकिन हमने इस वक्त किया ये है कि वायलेंस को कर दिया प्रायोरिटाइज, क्योंकि इस वक्त वायलेंस के बेतहाशा इश्यूज हाईलाइट हुए हैं पाकिस्तान में, और इतनी हाई पर पीक थी जिस वक्त मैंने 6 महीने पहले ये जॉब संभाली, तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी इस वक्त वायलेंस है। अब वायलेंस के ऊपर हमने काम क्या करना है, जो लॉज हैं उनकी नज़रसानी करनी है। लॉज बन गए हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, उनकी एडवोकेसी कौन करेगा, क्योंकि ये लॉज जो हैं उस औरत के लिए हमने बनाए हैं जो ये नहीं जानती कि ये कवानीन बन चुके हैं। तो उनको नहीं पता कि कौन सी हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं, जब कोई ऐसा वाकया होता है सेक्सुअल हरासमेंट का, तो उनने किससे बात करनी है। अब ओम्बुड्सपर्सन्स इन प्लेस हैं पूरे पाकिस्तान में, वर्क प्लेस की कंप्लेंट्स हम कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, लेकिन लोगों को उन दफातर का ही नहीं पता है। तो उन औरतों को जगहों पे जोड़ना अब हमारा एक बहुत बड़ा टारगेट है हमारे कमीशन का। और एक हम बड़ी चीज़ ये कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हर सूबे में ये कमीशंस कायम हो जाए, ताकि हमारे भी हाथ और बाजू बन जाए ना। अच्छा, ये किस तरह इजी टू अप्रोच, किस तरह से? थ्रू सोशल मीडिया? सोशल मीडिया भी है, फिर हमारी वेबसाइट्स भी हैं, हेल्पलाइंस भी हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ जहाँ कमीशन हमारा बनता जा रहा है, अभी हमारे पास सिर्फ इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत बड़ा चैलेंज था, वहाँ कमीशन नहीं था। तो अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बलूचिस्तान कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन अनाउंस हो गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, फिर कुछ जगहों पे विमेन कॉकसेस नहीं थे, हम उनको पुश कर रहे हैं। सो कई जगहों पे जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हमने विमेन कॉकस बना लिया है। फिर हमने गिलगित बल्तिस्तान के कमीशन का बिल पेश कर दी जो असेंबली से अप्रूव हो गया। सो अगर ये सारे कमीशन इन प्लेस होते हैं तो फिर औरत को आसान है। AJK का कमीशन है तो आज़ाद कश्मीर की औरत उस कमीशन तक आसानी से पहुंच सकती है ना, बजाय इसके कि वो इस्लामाबाद मेरे पास पहुंचे। तो हम कोशिश ये करें कि जो हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं सूबों में वो अपना काम मजबूती से करें, तो हम उनको स्ट्रेंथन करें ताकि इजी टू अप्रोच हो हर इदारे के लिए या हर इलाके के लिए। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अगर मैं आपसे लास्ट वन थोड़ा नहीं, लास्ट वन तो नहीं है, फिर एक और लाइट में क्वेश्चन पूछूंगी। आप इससे पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी रह चुके हैं, जी। तो आपको क्या लगता है टूरिज्म उस हद तक यहाँ हमारी नॉर्थ की साइड की टूरिज्म
क्या बेटर अब तक हो चुकी है, जो टाइम आपने टूरिज्म को दिया और जो अब के लोग दे रहे हैं टाइम? देखिए, टूरिज़्म इतना बड़ा सब्जेक्ट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इतनी सारी कुदरती चीज़ें दे दी हैं कि शायद हर मुल्क में ऐसा नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी हुकूमत अब तक इसको सही तरह से मार्केट नहीं कर सकी। अगर आप चढ़े ना ड्योसाई पे और गिलगित बल्तिस्तान में और आप खड़े होकर देखें, स्प्रिंग में जाएं तो वहाँ के फूल, अगर आप सर्दी में जाएं तो वहाँ की बर्फ और झीलें जमी हुई। ऑनेस्टली इट्स अमेजिंग। इतनी टफ रूटीन में अपना पर्सनल मी टाइम या फैमिली टाइम कैसे मैनेज करते हैं आप? थोड़ा सा चैलेंज है ये। चैलेंज है? हाँ, चैलेंज है। कभी कभी सोचती हूँ कि ज़िंदगी की इस स्टेज पे मुझे ज़्यादा वक्त अब फैमिली के साथ गुजारना चाहिए था, और ग्रैंड चिल्ड्रन कभी आ जाते तो दिल चाहता है कि उनके साथ निकल जाऊं और सैर करूं, मगर मैनेज करने की कोशिश ज़रूर करूं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन अब हम इतनी सीरियस डिस्कशन के बाद थोड़ा सा जो है रैपिड फायर की तरफ जाएंगे। उसमें मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, आपने एक सेलेक्ट करनी होगी। ओके। अगर इस वक्त अगर आपको कुछ खाना हो तो आप क्या ऑप्शन चूज करेंगी, देसी या जंक फूड? जंक। अच्छा, आप जंक हैं? अच्छा, बड़ी सख्त। अच्छा। इनमें से किस शहर आपका जाने का दिल करता है, कराची या पेशावर? कराची मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, इसलिए कि इट्स एन ओपन सिटी ऑफ लाइट्स। हाँ, दिन रात को बैठे हैं, और जो कपड़े पहनने हैं वो कपड़े पहने, जो बात करनी है वो करें, जो खाना खाना है वो खाएं। सो खुला एक फिजा नहीं होती, और मुझे समंदर भी बहुत पसंद है। अच्छा, यानी माउंटेन से ज्यादा आप सी साइड? हाँ, रोशनी और सूरज और धूप। अच्छा, पीटीआई के अलावा कौन सी पार्टी आपको पसंद है? देखिए, जिस पार्टी में आप होते हैं उसी से आप मोहब्बत करते हैं, और पार्टीज की चॉइस नहीं होती आपके पास। बिल्कुल इसी तरह ही। अच्छा, आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं, किताबें पढ़ ली या म्यूजिक? म्यूजिक मेरी एक अल्टीमेट रिलैक्सेशन है, और जब मैं बहुत ज़्यादा टेंस होती हूँ तो मैं म्यूज़िक सुनती हूँ, और लोग इसका तयन कर लेते हैं कि मेरा मूड अच्छा है या बुरा मेरी म्यूज़िक सुनकर। अच्छा, आपने आखिरी मूवी कौन सी देखी? मूवीज़ जैसे आप देखती हैं? मूवीज़ में बहुत शौक से देखती हूँ, और मुझे बड़ा अफसोस है कि कोरोना के बाद सिनेमा नहीं जा सक रहे, क्योंकि वो एक्साइटमेंट होती है ना, एक पॉपकॉर्न खा रहे हैं और पॉपकॉर्न के साथ कोक पी रहे हैं, और वो मूवी का एक और कल्चर है, बड़ी स्क्रीन पे। अच्छा, आपका फेवरेट कोई एक्टर, अदाकार? ज़्यादा अदाकार जो मेरे फेवरेट थे वो तो अब दुनिया में नहीं रहे। मुझे मोहम्मद अली बहुत पसंद हुआ करता था अपने ज़माने में, और नदीम। तो और मैं अब उन वक्तों की फिल्मों की बात कर रही हूँ जो आपके वक्तों की नहीं है। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो आज के दौर में मेरा ख्याल में जो अभी मायरा खान वगैरह की फिल्म थी, उसमें बड़े अच्छे नए एक्टर्स थे, दोनों के दोनों। तो हमारी जो नई पौध आ रही है, और खासकर जो टीवी से आ रही है, वो बहुत ज़बरदस्त है एक्टर्स की, एंड दे आर स्मार्ट एंड दे आर इंटेलिजेंट। तो उनकी बातचीत से एक और किस्म का कल्चर और लुक्स आती हैं। आपकी मतलब चाइल्डहुड को इंस्पिरेशन, जैसे बच्चा छोटा होता है उस टाइम पे आपने कहा कि यार मैं इस तरह से इनको फॉलो करके ऐसे बनूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल में आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं सोशल वर्कर, देन यू नो पॉलिटिशियन, ये चीज़ें आपने प्लान नहीं की। तो बचपन में एक आपकी छोटी छोटी कह लें फैंटेसी वर्ल्ड होता है, तो कोई इंस्पिरेशन आपकी? कॉलेज के ज़माने में मैंने जितना कॉलेज का वक्त काटा है, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की स्पीचेस सुनती थी। अच्छा, उस टाइम भी? और मैं बड़ी सख्त इंस्पायर्ड थी भुट्टो साहब से। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू अमना। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि हमने इस साल के आगाज़ पे भी बात की थी, लंपी स्किन के हवाले से कैसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा फैल रही है, और सिंध में बिलूमूमन, कराची में बिलखुसूस बहुत ज़्यादा केसेस हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 20,000 से ज़ायद मवेशी इससे मुतासिर हुए हैं। वजूहात के अंदर जो हमें मोटा मोटा कुछ इल्म है इसके बारे में, वो ये है जी कि कुछ इंसेक्ट्स के काटने से, कुछ मखसूस किस्म मक्खियों की, मच्छरों की होती है, जब वो काटते हैं तो उसके बाद ये बीमारी पैदा होती है। और अब तो पाकिस्तान ने जो बैनुल-अक़वामी इदारा है जानवरों की सेहत के लिए, उसको भी लिखा है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। और 2021 सितंबर के अंदर आई बिलीव इसका पहला केस रिपोर्ट हुआ था। इस वक्त हमें शाहजेब शेख साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि सिंध फूड अथॉरिटी हैं,
उनसे एक तो इसकी तफसीलात लेते हैं कि उनके पास नंबर्स क्या हैं, और दूसरा सिंध गवर्नमेंट क्या करे इससे बचने के लिए ताकि ये मजीद आगे ना फैला जाए। शाहजेब साहब बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली अब ये बीमारी के हवाले से हम काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं कि जानवरों के अंदर ये बीमारी है, और इस हवाले से मुख्तलिफ जो कह लें चीज़ों का इस्तेमाल से भी रोका गया, चाहे वो जानवरों का गोश्त है, दूध का इस्तेमाल है। तो इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास क्या हैं कि किस तरह से इस पर कंट्रोल किया जाने की कोशिश की जा रही है, और ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स के हवाले से हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें मदऊ किया इस प्रोग्राम में। बहुत सीरियस और बड़ा ज़रूरी टॉपिक है आजकल के हिसाब से। तो जनाब मैं ये बताना चलूँ कि ये जो बीमारी है इसका नाम है लंपी स्किन डिजीज वायरस, LSDV। ये जानवर में जैसे आपने फरमाया कि ये एक सर्टेन इंसेक्ट के बाइट से होती है, और इससे जो जानवर इंफेक्ट हो जाता है और ये जानवरों में बड़ी तेजी से फैलती है। लेकिन अब मैं आपको जरा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए जानने की है कि इस बीमारी से, ये बीमारी ह्यूमन एनिमल, ये ट्रांसमिटेबल नहीं है। ह्यूमन एनिमल से ह्यूमन पे ये ट्रांसमिट नहीं होती। सबसे पहली बात ये आप नोट कर लें। ये सारी बात में तस्दीक के साथ हमारे DG लाइफ स्टॉक हैं सिंध गवर्नमेंट के, उनसे जब मेरा एक राब्ता हुआ, ऑफ कोर्स हमारे इदारों के रवाबित होते हैं, तो हमने उनसे मालूम किया। तो एक तो ये इन्होंने हमें बताया कि ट्रांसमिटेबल नहीं है। सेकंड, ये कोई पुरानी, ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये इसका ओरिजिन अफ्रीका से इसका ओरिजिन अफ्रीका है, और अफ्रीका से रिसेंटली एशिया में आई और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आई। ठीक है, तो आप ये अप्रिशिएट करेंगे कि नेचुरली सो कि जब भी कोई बीमारी आती है, जैसे कोविड आया, तो उसके कुछ ऑफ कोर्स प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, उस पर स्टडीज होती है। तो टू डेट मैं जब आपसे भी जो बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में इसका कोई इलाज नहीं है, नंबर 1। तो सबसे पहली जो एडवाइजरी ज्वाइन दी गई है लाइफ स्टॉक की तरफ से, हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट की ऑनबोर्ड हुई है। तो सबसे पहले तमाम जानवर जो कैटल हैं, इनको आइसोलेट करने का एडवाइस की गई है। तो तुम्हारे जो कैटल और जो कैटल फार्म ऑनर्स हैं, कि इनको अलग कर दिया जाए, इनको इंसेक्ट से दूर रखा जाए, और फ्यूमिगेशन कराई जाए ऐसी जगह जहां ये लोग जरा सेफ रहें। तो नंबर 1 ये हो गई बात। सेकेंडली, ये आपको मैंने बताया कि ट्रांसमिटेबल नहीं है। वैक्सीन के हवाले से बात की जाए तो ऑफ कोर्स जब भी कोई बीमारी आती है तो उसकी कोई इलाज भी आता है। अब वैक्सीन 2 हफ्ते के अंदर मुझे मालूम हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट इंपोर्ट करेगी, और वो फिर तमाम सूबों को दी जाएगी। कराची में ऑफ कोर्स इसका बहुत ज्यादा समझे हमला किया है इस बीमारी ने। इसके अलावा दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जामशोरो, खैरपुर एक्सेट्रा, इनमें भी जो है इस बीमारी ने अटैक किया है। अच्छा, इसमें एक और बात बताना चलूं कि ये ऑल्दो बीमारी जो है मोर्टल हो सकती है, लेकिन मोर्टेलिटी रेट कम दिखाई दिया है। अच्छा, ये जल्दी बीमारी है, ये स्किन डिजीज है। इसका इवेंचुअली गोश्त पे, ये आपको जो फोड़े नजर आएंगे वो गोश्त पे और पे नजर नहीं आएंगे। जस्ट लाइक ह्यूमन स्किन पे कोई इशू आया और जो है ना, आप इलाज के लिए तो स्किन से बीमारी चली गई। तो ये जानवर को है, उसका गोश्त खाने के लिए महफूज है। देखिए इमरान, मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि जो वेटरनरी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, सिंस ये बीमारी बिल्कुल ट्रांसमिटेबल नहीं है ह्यूमन में। एक बात ये पॉइंट नोट करने का है, ठीक है। लेकिन अगेन हम ये भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एहतियात बहरहाल रिकमेंडेड है। देखो, देखिए, जब नई बीमारी पाकिस्तान में न्यू आई है, उसकी स्टडीज भी हो रही होगी, हमारे वेटरनरी जो स्पेशलिस्ट है वो काम कर रहे होंगे इसके ऊपर। तो जब तक ये बीमारी है, एडवाइजरी यही है कि एहतियात किया जाए। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट कोई इसके असरात जो है जानवर, क्योंकि जानवर की गोश्त में ये बीमारी आ नहीं रही है ना, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट ह्यूमन पे ट्रांसफर ही नहीं होगा। अच्छा, ये तो इंसानों में तो ट्रांसमिटेबल नहीं है, लेकिन जानवर से जानवर में ट्रांसमिटेबल है। यही तो है ना, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कंटेजियस बीमारी है, ये एक एंडेमिक बीमारी है ना, मतलब ये वबा है, ठीक है। ये जानवरों में तो ट्रांसमिटेबल है, लेकिन ह्यूमंस में नहीं है। ठीक है, इंसानों में नहीं है। और एक और बात करनी चाहिए कि ये जो बीमारी है, ये मोर्टेलिटी रेट इसका कम है। आप नोट करेंगे कि हजारों में से कोई सर्टेन केसेस हुए हैं। अच्छा, एक और बात, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बड़ा, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक बड़ा इसमें आप समझे कि बहुत किरदार रहा है कि अभी बकरा पे जो मंडियां हैं उनको भी बैन कर दिया गया है टिल फर्दर ऑर्डर्स, ताकि बीमारी और ज्यादा स्प्रेड ना। अच्छा, ये भी बताइएगा शाहजी साहब, जिससे आपने खुद भी कहा कि मंडियों पे तो पाबंदी लगाई गई है, मवेशी मंडियों के हवाले से, लेकिन ओवरऑल अब इसके हवाले से इकदाम क्या किए जा रहे हैं
वैक्सीन को लेके फिर आपने दूसरे शहरों में अगर ये जानवर टू जो कह लें एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिट हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए दूसरे शहरों तक ये ना पहुंचे, ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा जो कह लें एक सेटअप है जिसको हम उस तरह से निगलेक्ट भी नहीं कर सकते। सो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि बेसिकली जो जिम्मेदारी है ये सिंध के लाइफ स्टॉक अथॉरिटी की, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जैसे ही ऑफ कोर्स सिंध गवर्नमेंट एक जिम्मेदार गवर्नमेंट है, और जैसे ही वबा फूटी तो सबसे पहले एडवाइजरी यही ज्वाइन की गई, जैसे आपने पूछा कि और ये कैसे रोकी जाए जानवरों में ट्रांसमिट होने से फर्दर। ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग वो अपना लिविंग बीइंग है, तो आइसोलेशन की जो ये एडवाइस की गई है कि जो इन्फेक्टेड जानवर हैं उनको आइसोलेट किया जाए, जैसे कोविड में आप ह्यूमन को आइसोलेट कर देते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है। अच्छा, इसके अलावा मैं अब आपको ऑफ कोर्स मैं सिंध फूड अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इस हवाले से सिंध फूड अथॉरिटी ने जैसे ही इस मैटर ये जो खबर मंजर है आप पे आई तो हमारे डायरेक्टर जनरल साहब हैं हागा सुहेल साहब, उन्होंने फौरी नोटिस लेते हुए तमाम फील्ड ऑपरेशंस फील्ड डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस को हिदायत जारी की कि इस तरह के एक तो देखा जाए कि ये खुद उस वक्त तो वी वर नॉट श्योर कि ये बीमारी ह्यूमन में ट्रांसमिट होगी, तो सबसे हमारा जो मेन मकसद है वो फूड है ना, और जैसे ही जानवर कटता है उसकी खाल उतरती है तो फिर वो फूड की। फिर आपने कराची वगैरह में इस वक्त बीफ बैन कर दिया है? हाँ नहीं, देखिए इसमें वही मैं क्लियर कर दूं कि बैन अभी कुछ नहीं किया है। करें ना सर, कब करेंगे? क्यों नहीं किया? करना चाहिए। जी नहीं, देखिए मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, ये तमाम जानवर में नहीं आई है, एक फार्म में कुछ जानवरों को लगी है कुछ को नहीं लगी है ना, ठीक है। और दूसरी बात ये ट्रांसमिटेबल, लेकिन ये तो नहीं पता ना शाहजेब साहब कि किसको लगी है किसको नहीं लगी। जो गोश्त बिक रहा है, इंसान जिंदा जानवर का गोश्त तो नहीं लेता, खुद ज़िबा तो नहीं कराता। जो मीट शॉप पे जाता है, सवाल तो सुन ले, सवाल सुन ले, मीट शॉप पे जब इंसान जाता है तो वहां से खरीदता है, उसे ये तो नहीं मालूम कि ये इफेक्टेड है इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो इसमें इनिशिएटिव तो ले, क्या पता कराची के लोग वो बीमार जानवरों का गोश्त, आपने कहा कि असर नहीं होता, लेकिन आपने कहा हो भी सकता है। तो एहतियात अगर लोग नहीं कर पा रहे तो कुछ मैंने ऐसा नहीं कहा कि हो सकता है, मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। मैंने आपको ये बताया, वेटरनरी स्पेशलिस्ट ये कह रहे हैं कि जो भी जानवर इन्फेक्टेड है उसके गोश्त और उसके दूध में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा ह्यूमन लाइफ। लेकिन आपने कहा है ना कि एहतियात करें, आपने कहा है कि लोग एहतियात करें। देखिए एडवाइस देना एक अलग बात है, एक हकीकत मैंने ये बोला नहीं, ये दो अलग अलग बातें नहीं है। ये आप जिम्मेदार होते पे ऐसे नहीं करें, इसको मिक्स नहीं करें। आपकी जिम्मेदारी ये है इसकी रिसर्च कर। सर बात तो सुन लेना, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। आप इस पे रिसर्च करवाने के बाद एक ऑर्डर जारी करें कि लोग खाएं या ना खाएं। ये क्या है कि खा लें लेकिन एहतियात भी करें, मतलब फूड अथॉरिटी का फिर बिजनेस क्या है सर, फिर फायदा क्या है शाहजेब साहब? देखिए फूड अथॉरिटी, मैं आपसे ये बात नहीं, मैं अब आपको बात बताता चलूं ना। हमारे देखिए, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं कि जो जानवर के नरिशमेंट, जानवर की सेहत का जो पूरा मामला है वो सिर्फ लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के बात उसके इसमें आता है। वेटरनरी साइंटिस्ट ये बोल चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, वो क्लियर कर चुके हैं इस बात को कि ये बीमारी, पहली बात ह्यूमन में ट्रांसमिटर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इनका जो भी बीमारी का जो इफेक्ट है इनके गोश्त में नहीं आता है। ये वेटरनरी साइंटिस्ट आप ये रिकमेंड कर रहे हैं कि कराची के लोग गोश्त खाते रहें, कोई मसला नहीं होगा, ये कह रहे हैं आप? देखिए हम जब अपनी मुझे शिकायत मैं आपको प्रैक्टिकल बात करते हैं। मुझे ये भी शिकायत आई कि कहीं क्योंकि देखिए रूमर्स तो फैलते हैं ना, इसको क्लियर करना है ना शाहजेब साहब, आप बात को क्लियर नहीं कर रहे हैं। वक्त कम है, हम चाहेंगे आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी रिकमेंडेशन बीइंग डायरेक्टर फूड अथॉरिटी क्या है? लोग कराची में बीफ खाएं या ना खाएं, आपकी जिम्मेदारी, आपका मैंडेट है ना। फूड अथॉरिटी इसीलिए बनती है ना सर, वो रिकमेंड करती है कि ये खाना खाएं ये ना खाएं। तो आप क्या रिकमेंड करें? टाइम कम है, ये बता दें। देखिए हम तो अभी इस बात को हम जो बात कहेंगे, देखिए मैंने दोबारा आपसे एक बात क्लियर कर दी है कि जब जानवर की सेहत, एक जानवर की जो सेहत होती है ना, उसकी जिम्मेदारी लाइफ स्टॉक की है। फूड तब बनता है जब वो स्लॉटर होता है। तो मैं तो इसी बात को मान, जो वेटरनरी साइंटिस्ट बोलेंगे मैं डेफिनेटली उसी बात को क्या बोल रहे हैं? आपका कोई राब्ता नहीं है उनसे? जी नहीं, मेरा तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमने जब डीजी लाइफ स्टॉक से बात की, आप ये कह रहे हैं कि जो वेटनरी डॉक्टर्स कह रहे हैं उनको नहीं पता। हाँ, वेटनरी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जी जो सच कह रही है कि आप जानवरों का गोश्त खा सकते हैं, उसमें इम्पैक्ट नहीं आते, लेकिन शाहजेब साहब रिकमेंड कर रहे हैं कि आप खा भी सकते हैं। तो अभी ये खुद कंफ्यूजन का शिकार है कि हमें वो गोश्त खाना है या नहीं खाना। सो बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब, हमें मजीद कंफ्यूज करने के लिए। फूड अथॉरिटी का ये मैंडेट होता है, उनका काम होता है कि वो ये डिटरमिन करें कि क्या चीज़ लोग के खाने की है, क्या नहीं है, क्या मुज़र सेहत है, क्या सेहत के लिए ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली इनको नहीं पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता, इस पर प्लीज़ रिसर्च करवाएं, लोगों को बताएं। मेरी रिकमेंडेशन या मशवरा कराची के लोगों के लिए कि फिल वक्त अवॉइड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी है हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक की, जिसमें आज हम सब के मसाइल, जो हम सबका एक मसला है मोबाइल एडिक्शन, उस पर बात हो रही है और बड़ी डिटेल में बात हो रही है। देखते हैं आज का साइंस एंड टेक। मीनवाइल फॉर न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। आज हम बात करेंगे मोबाइल एडिक्शन पे, और मोबाइल एडिक्शन के हवाले से मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी जो है वो आती रही। स्मार्टफोन जब आए तो स्मार्टफोन की इब्तिदा में और उससे पहले एक टर्म इस्तेमाल होती थी प्रॉब्लमेटिक स्मार्टफोन यूज़, और इसके बाद जैसे जैसे आगे मामला बढ़ता गया और इसकी संजीदगी जो है वो सामने आती गई कि ये कैसे हमारी ज़िंदगी की और म्यारी ज़िंदगी को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को और रूटीन ऑफ लाइफ और तमाम चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही है। और उसके बाद मालूम हुआ कि नहीं, ये तो बाकायदा एडिक्शन है, और फिर इस तरह की टर्म्स जो हैं वो सामने आएंगी, मोबाइल एडिक्शन या इंटरनेट यूज़ एडिक्शन डिसऑर्डर, और इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है वो सामने आई। साइंस ने इस पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की तहकीक की है मोबाइल एडिक्शन पे। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मजहर इकबाल भट्टी साहब हैं, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं साइकोलॉजी के इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। उन्होंने बाकायदा इस तहकीक का हिस्सा भी रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल एडिक्शन के हवाले से तहकीक हुई है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो मोबाइल एडिक्शन है और जो ड्रग अब्यूज होता है या दूसरा सब्सटेंस की एडिक्शन होती है, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? जी बुनियादी तौर पे दोनों में बहुत फर्क है। एक को हम कहते हैं केमिकल एडिक्शन और दूसरे को हम कहते हैं नॉन केमिकल एडिक्शन। केमिकल एडिक्शन के ऊपर जो है इंसान की जो बॉडी है वो डिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है, और नॉन केमिकल एडिक्शन के अंदर भी सेम यही होता है, लेकिन उसमें जो रूटीन की डेली लाइफ की फंक्शनिंग है किसी इंडिविजुअल की वो बहुत ज्यादा मुतासर होती है। और उसके लिए हमें अभी हाल ही में हमने HEC में एक प्रोजेक्ट जो है वो विन करके उसके ऊपर तहकीक किया, और पता चला है कि 6 से 8 घंटे सर्व करने वाले जो हमारी यूथ के लोग हैं वो उनकी डेली रूटीन की जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज्यादा, यानी परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है। तो इसके जो इंटरफेरेंस है, यानी अगर आपका काम मुतासिर हो रहा है, अगर आपके रिलेशनशिप्स मुतासिर हो रहे हैं, अगर बच्चे हैं तो उनका स्कूल मुतासिर हो रहा है, उनकी एजुकेशन मुतासिर हो रही है, तो ये तो मतलब एक बहुत ही सीरियस किस्म की चीज़ है। इसमें फिर मुख्तलिफ किस्म के लोग आ जाते हैं, मतलब पेरेंटिंग का इसमें बहुत अहम किरदार आ जाता है, ओवरऑल यानी मीडिया का भी किरदार आ जाता है, फिर सोसाइटी का किरदार आ जाता है। तो आप ये समझते हैं कि वो किरदार हम अदा कर रहे हैं, और ये तो, और इसका डैमेज क्या है, यानी क्या नौजवान नस्ल किस तरह इस पर मुतासिर हो रही है और ओवरऑल इसका क्या डैमेज? बहुत जबरदस्त आपका सवाल था, मैं इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। आज के जमाने में बहुत ज्यादा ये जो इशू है एडिक्शन का, चाहे वो ड्रग एडिक्शन का है और चाहे वो नॉन केमिकल एडिक्शन यानी इंटरनेट और मोबाइल का है, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। इसमें बुनियादी बात ये है कि हम अपनी जो पेरेंटिंग है, बदकिस्मती से ये वो एरिया है जिसको हम इग्नोर कर बैठे हैं, और पेरेंटिंग के ऊपर भी जो है बहुत ज्यादा काम की जरूरत है, क्योंकि जो घर है ना किसी भी फर्द का या इंडिविजुअल का या स्टूडेंट का, वो बुनियादी यूनिट है। वहां से अगर उसकी ट्रेनिंग इनिशियल ठीक हो गई तो वो बच्चा या बच्ची सारी जिंदगी अपने एकेडमिक्स में प्रॉब्लम को फेस करता है और कॉम्बैट भी करता है। और इसमें फिर 3 कैटेगरीज हैं, पहली यूजर है, दूसरी हैबिचुअल है और तीसरी एडिक्ट है ना। ठीक है, यूजर और हैबिचुअल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट वंस एनीबॉडी इज गोइंग टू बी एडिक्टेड तो वो फिर क्या है, बाकायदा मरीज बन जाता है, और मरीज के लिए फिर आपको अंदाजा है कि हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, आउटडोर बेसिस पे भी और इंडोर बेसिस पे भी, और उसके अंदर फिर साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग है और साइकोथेरेपीज हैं, इसमें बुनियादी जो रोल है। इस वक्त आपको लाइव दिखाते हैं, हमजा शहबाज साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन को बड़े जलसे में रकेटता है, लुटारता है, ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? क्या पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में एक अच्छे मुल्क के साथ जो तमाम तर ममालिक से दोस्ती का खां है, क्या पाकिस्तान के तजारती मुफादात दूसरे मुल्कों के साथ जुड़े नहीं हुए? और जब इतना कुछ कह गया उसके बाद मजबूरन इसके अपने वजीर खजाना को कहना पड़ा कि ये बात पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी। तो मेरा ख्याल है कि वफाकी काबीना को ऐसी टेप तैयार करनी चाहिए जब इमरान नियाजी मुल्की मुफादात और गैर मुबालिक को भी तरह तरह की
आवाज़ें लगाए तो उसके मुंह पे टेप लगा दे, क्योंकि टेप लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये शख्स जो है ना वो बोलता है तो मुल्क की मुफादात का नुकसान करता है। इसके लोग आए, जब हुकूमत में आए, मैंडेट पर डाका डालकर आए, तो आते ही सीपैक और चाइना के लत्ते लिए, कहा कि वहाँ पे करप्शन हुई है। आज भी वो वफाकी वज़रा काबीना में बैठे हुए हैं, चाइना जैसे मुल्क को नाराज़ किया, फिर वहीं पर चला गया कचकोल लेकर। तो मैं समझता हूँ कि इमरान नियाजी को अब उस पर नज़र रखनी चाहिए, उसको बेशक अपना जो है ना वो टेप लगा देनी चाहिए, ताकि ये गैर ज़रूरी गुफ्तगू करके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ना पैदा करे। ये जो 2 जलसे हुए, कौम ने देख लिया कि होश किसके उड़े हुए हैं, हवास बाख्ता कौन है, हवा किसकी उखड़ी हुई है। लेकिन मुझे कि ये अनाप शनाप जो गुफ्तगू की, जाती हमले की ऑपोजिशन पर, इस तरह तो कोई कॉमेडी नहीं करता जिस तरह इमरान नियाजी ने एक्टिंग करके दिखाई है। क्या कभी तकरीरों में कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा है? क्या कभी तकरीरों में कहा कि सस्ती दवाइयां मैंने खत्म कर दी? क्या अपनी तकरीर में कहा कि किसान का बुरा हाल है, खाद मिल नहीं रही है? क्या कभी गुर्बत का, महंगाई का, बेरोजगारी का हल दिया इसने अपने 4 सालों के भाषणों में? नहीं दिया। इसलिए आज वक्त आ गया है कि तमाम तर जमातें इस बात पर यकसू हैं कि इस शख्स को जो बोलता है अपने इंतकाम की आग में, सियासतदानों को, ऑपोजिशन जमातों को तो अपना जो है वो तनकीद का निशाना बनाता है, अब गैर मुल्की ममालिक भी इसकी इंतकाम से महफूज नहीं है और पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक परेशानियां इकट्ठी कर रहा है। कल कहा जी यूरोपियन यूनियन को मैंने कुछ कहा नहीं। तो ये आदमी जो है ना बिल्कुल ज़हनी तवाज़ुन इसका खो बैठा है। तो मेरी इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे गुजारिश है दोबारा से कि एक टेप तैयार करें, जब ये ऐसी अनाम शनाम बोले तो उसके मुंह पे लगा दिया करें। ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, इसने पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें हिला दी हैं। तो अब इंशाअल्लाह ये राउंड है, आखिरी राउंड है, और ये कोई ऑपोजिशन की जंग नहीं है, ये अवाम के मसाइल की जंग है। अवाम को भूखा किया, महंगाई में पीस दिया, बेरोजगारी की चक्की में झोंक दिया, बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया। तो इंशाअल्लाह अब इसने जो करना है कर ले। अल्लाह के फजल करम से अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी और इसको घर भेजेंगे और हम इससे इंतकाम लेंगे, हम इससे जवाब लेंगे उन तमाम वादों का जो इसने पाकिस्तानी अवाम से कर कर उनको झांसा दिया। और इमरान नियाजी तुम्हें जवाब देना होगा। तुम इतनी अखलाक की धज्जियां उड़ा लो, तुम्हारे लहजे में मैं जवाब नहीं दूंगा। हम तुम्हें सियासी जवाब देंगे, कानूनी जवाब देंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी देंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला कौम अब इसकी बातों पे ध्यान न दे, इधर से सुने इधर से निकाल दे। यानी जिस शख्स को ये एहसास नहीं है कि आज पाकिस्तानी मईशत जो है वो सिसकियां ले रही है, पाकिस्तानी मईशत आज ICU में है, जहां पर जिन ममालिक से हमारी तजारत होती है उन्हीं यूरोपियन यूनियन के ममालिक को जलसे में ललकारा है। ये कोई इंसान है? इसके अपना मेरा ख्याल दिमाग का जो ऊपर वाला चेंबर है वो खाली है। ये मुल्क के लिए खतरा बन चुका है, इसलिए अब इंशाअल्लाह इसका जाना जरूरी है। अच्छा, बात करें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करें वफाक में, तो जहांगीर तरीन लंदन में है इस वक्त और अलीम खान भी लंदन में है। उनकी क्या नवाज शरीफ से मुलाकात होने जा रही है और आप लोगों से क्या राब्ता हो चुका है उनका? मुस्लिम लीग का तमाम अहम जमातों से राब्ता है, इत्तेहादी जमातों से राब्ता है, और ये राब्ता किसी की ज़ात के लिए नहीं है, ये राब्ता हुकूमत गिराने के लिए नहीं है। ये राब्ता इसलिए है कि आज इस मुल्क की आवाम सूबों में
कह रही है, हमसे पूछती है, मुझे रोक लेते हैं लोग कि कब इस जालिम हुक्मरान से हमारा छुटकारा हमें हासिल करा रहे हो। तो इसलिए ये कौमी फरीजा भी है, सियासी फरीजा भी है, और अल्लाह की मखलूक को जिसने धोखा दिया झूठे वादों से, उसको अवाम की अदालत में जवाब दे करना भी। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शाह साहब मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और हस्ब साबिक तनकीद कर रहे हैं इमरान खान साहब की कल की स्पीच को लेकर। आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक ज़बरदस्त टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, वो इस तरह से कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेसिफिकली हम यंग जनरेशन की बात करें तो जब हम पढ़े होते हैं तो मुख्तलिफ तरह के प्रेशर होते हैं हमारे पे। कोई कहते हैं डॉक्टर बनना है, किसी ने कहा इंजीनियर बनना है, तुमने ये काम करना है। हमारा अपना को विजन या अपनी को विल नहीं होती, और उसके लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि करियर काउंसलिंग, आपकी स्किल डेवलपमेंट, आपको गाइडेंस मिलना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज और टास्क होता है। हमारे साथ आज दो लोग ऐसे मौजूद हैं जो ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने करियर का इंतखाब कर सकते हैं, उसमें एक्सेल कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ एथलेटिका के फाउंडर एंड CEO हैं साद राजा, और इसके साथ साथ सना आरिफ मौजूद हैं जो हेड ऑफ ऑपरेशन है एथलेटिका की। उनसे हम बात करेंगे कि बेसिकली इनकी कंपनी करती क्या है, किस तरह से काउंसलिंग करती है। वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू वेरी मच जी, हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैंने आपकी कंपनी का नाम सही बोला है? बिल्कुल। ओके, परफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो साथ अपनी इस कंपनी के हवाले से हमें बताइएगा किस तरह से आप लोगों ने इसका स्टार्ट किया, क्या क्या आप लोग यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट किस तरह से करते हैं? राइट, सो इस कंपनी का स्टार्ट हमारी पर्सनल प्रॉब्लम से था। मेरा 11 ईयर्स का कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपीरियंस है। लास्ट मेरी असाइनमेंट एज अ फाउंडिंग मेंबर फॉर बैंक ऑफ चाइना पाकिस्तान ऑपरेशंस थी, और हमने ये रियलाइज़ किया कि जो हम कर रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं उसमें, लेकिन दैट्स नॉट आवर पैशन। सो हम उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं कर सकते। तो फिर हमने अपने आसपास देखा कि ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। कोई हमें ये नहीं बताता कि इमर्जिंग फील्ड्स क्या हैं, आपका पैशन क्या है, आप कैसे ये प्रोसेस मास्टर करते हो, फिर कैसे स्किल डेवलपमेंट करते हो। और ये पर्पस यूनिवर्सिटीज़ का है कि आप यूनिवर्सिटी में सारी एक्सपेरिमेंटेशन कर लें ताकि मार्केट में आके यू गेट प्लेस्ड एंड यू एक्सेल इन दैट करियर। तो उसी से ये ख्याल आया, 2017 में हमने ये स्टार्ट किया था। लम्स सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप से हमने ये स्टार्ट लिया, एंड लास्ट ईयर अब हम डायरेक्टली बिजनेस टू कंज्यूमर चले गए हैं। सो हमने अपना पोर्टल पायलट किया, लर्निंग पोर्टल वेबसाइट, और अब हम डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ काम कर रहे हैं। इस वक्त 8000 रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और तकरीबन 4000 बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएट कर गए हमारे प्रोग्राम से। ठीक है, मैं आसान अल्फाज में सना आप जरा लोगों को बताइए, वो बच्चा जो ग्रेजुएशन कर रहा है या कर चुका है या बच्ची, उसको अगर नहीं पता कि उसने क्या करना है तो आप उससे बेहतर उसका पोटेंशियल बता सकते हो। आप इस पे काम करते हैं? हम इस पे काम करते हैं कि हम उन्हें हेल्प करते हैं, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, हम करते हैं। सो हमारा कोशिश होती है कि जो बच्चा FSC भी कर रहा है वहाँ से, बिकॉज आप अपने करियर का फैसला तो वहाँ से लेना शुरू करते हैं। सो आइडियली तो आपको वहाँ पे करना चाहिए, बट यस ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं और करने के बाद भी, सो हम उन्हें एक बहुत सिंपल प्रोसेस से हमारे पास आते हैं। हमारे पास लर्निंग साइकोलॉजिस्ट हैं, हमने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक प्रॉपर साइकोमेट्रिक टेस्टिंग कराई हुई, क्योंकि ऑनलाइन जितने भी आपको टेस्ट मिलते हैं वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के लिए नहीं बने होते हैं। सो वो प्रॉपर टेस्टिंग से गुजरते हैं। हमारा AI बेस्ड जो है ये टेस्ट है, और फिर लर्निंग साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठते हैं जो उनको हेल्प करता है थ्रू आउट उनकी आइडेंटिफिकेशन में। सो हमारा काम है कि उनका पोटेंशियल उनको डिस्कवर करने में हेल्प करें, ठीक है। फिर जब वो पोटेंशियल उनके सामने हो तो वो डिसीजन पावर उनके पास हो कि अच्छा ये मैं कर सकता हूँ और यहाँ 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 मैं जा सकता हूँ, तो फिर मैं खुद फैसला करूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। यानी कि आप उनके लिए ऑप्शंस को ओपन करते हैं, सजेशंस देते हैं। अच्छा साथ, नॉर्मली मैंने अभी इंट्रो में भी कहा कि हमारे यहाँ बच्चों का एक प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास इर्द गिर्द बड़ा प्रेशर होता है कि ये करना है, ये फील होनी चाहिए, हमारी खुद डिसीजन पावर भी उस तरह से नहीं होती, और सेकेंडली फिर हमें उस तरह से गाइडेंस भी नहीं मिलती। हमारे बहन भाई भी लगे बंदे होते हैं, वो भी अम्मा अब्बा ने भी कह दिया, तो हमारी बड़ी कंफ्यूज सा सेटअप होता है। तो उसमें कितना चैलेंजिंग होता है एक बच्चे को गाइड करना, उसकी काउंसलिंग करना? बेसिकली बहुत ज़्यादा चैलेंज है। ये स्टीरियोटाइप है जिसको हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है। आप अपने माँ बाप की इंफॉर्मेशन पे रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर रिसोर्सेज ऑफ द पास्ट एंड यू आर द रिसोर्स फॉर टुमारो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टुमारो के हिसाब से प्रिपरेशन करें, आप पास्ट के हिसाब से ना करें। येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि आप उनको बिल्कुल नलिफाई नहीं कर सकते। सो हमारा काम अब बढ़ गया है, हम सिर्फ बच्चे को नहीं उनकी फैमिलीज को भी अवेयरनेस और एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज जब तक उनकी सपोर्ट नहीं होती तो बच्चा भी फुली नहीं था। अब कोई सक्सेस स्टोरीज आपके पास हैं, कैसे लोग आए जिनको आपने गाइड किया एंड देन दे बिकेम समथिंग द वे दे वांटेड टू बी?
अच्छा बिल्कुल, हम स्टूडेंट्स के साथ साथ हमारे पास हमने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ प्रोग्राम रन किया था, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट रेडीनेस प्रोग्राम करते हैं। इंजीनियर्स जिनमें एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स होते हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई किया, उनको इन्वेस्टमेंट रेडीनेस प्रोग्राम दिया। और ऐसी हमारी कुछ अभी MITM आपने सुना होगा, उन्होंने $6.9 मिलियन रेज किए हैं अभी, सो दे वेंट थ्रू द प्रोग्राम। इसके अलावा हमारे 13 ग्रेजुएट्स हैं जिनको हमने इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज के अंदर प्लेस करवाया है। सो उनको हमने स्किल डेवलपमेंट दी एंड देन प्लेसमेंट भी दी। सो ग्रेजुअली हम लोग अब इस तरफ भी आ रहे हैं कि अपने ग्रेजुएट्स को हम प्लेस भी कर रहे हैं। सो दे आर रिसोर्स अरेंजमेंट करवाएं उनके लिए, बिल्कुल बिल्कुल। सो एक्चुअली हमारा पर्पस ही ये है कि जब हम उनको एक जर्नी पे स्टार्ट करते हैं तो वांट टू टेक देम टिल द एंड। अच्छा, एक बड़ा अच्छा इसमें आइडिया ये भी हो सकता है मे बी आपके माइंड में कि आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट कर लें, जैसे कि आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज का ये काम है जो आप लोग कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर, तो ये भी हो सकता है। हमारे पास इस वक्त 10 यूनिवर्सिटीज में कैंपस एम्बेसडर्स हैं हमारे, बच्चे हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि वी फाउंड इट ईजियर टू पेनिट्रेट थ्रू द किड्स बिकॉज दे अंडरस्टैंड इट, और सिस्टम को हम अभी कोशिश कर रहे हैं सिस्टम को संभालना। तो हम सब इसी सोच में बैठे हैं सारा। सेकेंडली, जब हम बात करें कि किस तरह से बच्चे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों का ऑफिस, दीगर चीजें, ऑब्वियसली ऑनलाइन पोर्टल तो है ही, लेकिन उसके साथ ऑब्वियसली एक पर्सन से कम्युनिकेट करना वो एक ज्यादा एक बिल्कुल, बल्कि हमारा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है हम प्रायोरिटाइज ही एक्सपीरियंस के ऊपर करते हैं। सो हमारा यही है कि एक बच्चा जब आए तो उसको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे और वो एक प्रोसेस, पूरे प्रोसेस से एक इंसान के साथ गुजरे। सो इस वजह से हमारा ऑफिस है आरफा करीम टावर में आजकल हम बेस्ड हैं। ठीक है। और उसके अलावा हमारा ईमेल है info@edilitera। आप फेसबुक पे हमें ढूंढ सकते हैं, इंस्टा पे ढूंढ सकते हैं, लिंक्डइन पे ढूंढ सकते हैं। हमारा हॉटलाइन नंबर भी है, आप उस पे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, कहीं मुझे मदद चाहिए। EDLYTICA इस पे आप यू कैन फाइंड देम। थैंक यू वेरी मच। टाइम इज टू शॉर्ट। टॉपिक इतना अच्छा है कि इस पे मजीद कई सवाल आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह एट सम अदर टाइम जरूर हम करेंगे। जो टाइम हमारा खत्म हो गया, इजाजत लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।